हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। तो ये अपना पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो ये थोड़ा सा 10 नंबर का टॉपिक है, पर छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ना तो आसान है, सिंपल है। तो चालू करते हैं। क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें हो क्या रहा है, अपने ब्लड वेसल के अंदर प्लाक प्लाक का मतलब समझो, प्लाक का मतलब होता है डिपोजिशन, उसी का साइंटिफिक नाम होता है प्लाक, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ डिपॉजिट होने को ही अपन लोग क्या कहते हैं, प्लाक। तो फाइब्रो फैटी प्लाक डिपॉजिट हो जा रहा है कहाँ पे, अपने ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल का 3 लेयर होता है, इंटीमा, मीडिया, एडवेंसिया। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ल्यूमेन है तो सबसे पास वाली लेयर जिससे अपना प्लाक इंटरेक्ट कर रहा होगा वो कौन सा होगा, ट्यूनिका इंटीमा। तो देखो उसमें इंटरेक्ट करने के कारण ये सब हो जा रही है। ये याद नहीं करना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बस समझने के लिए बनाता हूँ, इसके आगे वाले टॉपिक्स याद करने होते हैं। तो देखो इसके कारण क्या हो रहा होगा, आर्टरी की थिकनिंग हो रही होगी, आर्टरी वहाँ पे हार्ड हो जा रही है, या फिर सिंपल सी बात है, देखो ये है, यहाँ पे अपना डिपॉजिट हो रहा है तो ल्यूमन नैरो हो गया, यहाँ वाली आर्टरी हार्ड हो गई और आर्टरी नेट नेट थिक हो गई, सिंपल। तो ये हो जाता है अपने एथेरोस्क्लेरोसिस में, समझे। तो इसमें हो क्या रहा है, नेट नेट आपको याद क्या करना है कि फाइब्रो फैटी प्लेक डिपॉजिट हो रहा है और अपना आर्टरी नैरो हो रही है, ठीक है। तो अपना कौन कौन सी आर्टरी में बेसिकली डिपोजिशन होता है, तो इस डायग्राम से समझ लो कौन कौन से में। सबसे पहले ब्रेन को बनाया गया, मतलब क्या, सेरिब्रल आर्टरी, फिर गले के पास इंटरनल कैरोटरी आर्टरी, फिर थोरैक्स में 2 आर्टरी है, एक तो डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी और हार्ट की कोरोनरी आर्टरी, और फिर पैर की याद कर लो पॉप्लिटेर आर्टरी, सिंपल। तो डायग्राम अगर याद है तो तुमको वो भी याद है, सेरिब्रल, इंटरनल कैरोटिड, डिसेंडिंग थोरेसिक, कोरोनरी और अपना पॉप्लिटेर आर्टरी। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि किन आर्टरी में होगा, पर पहले समझते हैं कि कारण क्या होगा। कारण समझेंगे ना, फिर उसके वो कैसे पैथोजेनेसिस डेवलप कर रहा होगा वो पढ़ेंगे। तो कारण देखो 2 है, एक जिसको अपन लोग ठीक कर सकते हैं और एक जिसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जिसको ठीक कर सकते हैं उसको अपन लोग बोलेंगे मॉडिफाइबल, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं गाड़ी में, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन मॉडिफाइबल। तो देखो जो नॉन मॉडिफाइबल है ना, सिंपल सी बात है, अपने घर के जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बदल नहीं सकते, जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं। मतलब क्या, देखो मेल जेंडर, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। बूढ़ा, ओल्ड एज क्या है, मतलब क्या, ओल्ड एज, उसको एकदम गुस्सा आता रहता है, मतलब स्ट्रेस, कौन से टाइप का, टाइप ए पर्सनैलिटी, इसको मत समझो, बस नाम है तो इसको डीप में नहीं जाना चाहिए, टाइप ए पर्सनैलिटी। और एक और चीज़, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई है अपने अंदर, जिसके कारण क्या अपने ब्लड में ज़्यादा पाया जा रहा है, होमोसिस्टीन, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ठीक है। तो अपने जो कारण है 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो बदल सकते हैं, या तो नहीं बदल सकते हैं। बदल किसको नहीं सकते अपन को, बुढ़े को, बुढ़े को मतलब क्या, मेल, ओल्ड एज और स्ट्रेस जिसको है, ठीक है ना। और इसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी क्या है, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, ठीक है ना। तो देखो इसमें ठीक, मतलब ये जिसको ठीक नहीं किया जा सकता उसको अपन लोगों ने बुढ़ा से याद किया, जिसको ठीक किया जा सकता है उसमें क्या क्या, देखो अपने बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो रखा है, या फिर हम लोग गलत चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि अपना तेल ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब क्या, हाइपरलिपिडीमिया, या फिर सिगरेट फूक रहे हैं तो सिगरेट स्मोकिंग, ये। और अपने को कोई बीमारी हो रखी है जिसको अगर हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन, तो ये मॉडिफाइबल है, ठीक है। तो अपना ईटियोलॉजी 2 है, जिसको ठीक कर सकते हैं उसको अपन लोग बोलेंगे मॉडिफाइबल, जिसको नहीं ठीक कर सकते उसको अपन लोग बोलेंगे बुढ़ा, सिंपल। तो आप पैथोजेनेसिस समझते हैं, ठीक है। तो अपना मॉडिफाइबल में 2 था, एक तो इनटेक था और एक बीमारी था। अब पैथोजेनेसिस समझते हैं। तो पैथोजेनेसिस में जो 4 पीले पीले चीज़ दिख रहा है ना, क्या होता है, पहले ब्लड वेसल में इंजरी होती है, ठीक है। इंजरी किस वजह से होती है, ये है, ये जो अपने कॉजेस ये पढ़ के आया ना, इन यही है अपने इंजरी के कारण, ये इनमें से कोई भी कारण हो सकता है इंजरी का, ठीक है। तो ये इंजरी हुआ, इंजरी के बाद माइग्रेशन होता है वहाँ पे अपने इम्यून सेल्स का। तो माइग्रेशन, तो पहले इंजरी फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद क्या, प्रोलिफरेशन होता है। किस चीज़ का प्रोलिफरेशन होता है, स्मूथ मसल का प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है ना। तो इंजरी, माइग्रेशन, प्रोलिफरेशन, और बाद में वहाँ पे जो अपना बना है प्लाक उसका मैच्योरेशन हो जाना, मतलब वो मैच्योर हो गया, सिंपल। तो पहले तोड़ फोड़ मचा है, तोड़ फोड़ के रिस्पॉन्स में अपने बॉडी ने माइग्रेशन कराया, माइग्रेशन किस चीज़ का कराया, लिगोसाइट का, फिर माइग्रेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स हुआ, उनका प्रोलिफरेशन हुआ और बाद में मैच्योरेशन हो गया। इसको डीप में पढ़ेंगे अभी। देखो पहला स्टेप क्या है, इंजरी। तो इंजरी किसका हो रहा है, एंडोथीलियम का। तो देखो इटियोलॉजिकल कल्प्रिट, कोई भी कारण हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंडोथीलियम में इंजरी हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो देखो एंडोथीलियम जैसे ही इंजर्ड हुई ना, तो किस में कन्वर्ट हो गई, एंडोथीलियम, एक्टिवेटेड एंडोथीलियम में कन्वर्ट हो गई। तो एक्टिवेटेड एंडोथीलियम बेसिकली होता क्या है, देखो पहले ये नॉर्मल था, इसमें डैमेज हुआ, ठीक है। तो ये जब डैमेज हुआ ना तो एक्टिवेट हो गई, मतलब क्या, इसके ऊपर सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन बढ़ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो जीन थी उन्होंने कैसी प्रोटीन बनाने लग गया जो कि सेल एडेयर कर सके, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं VCAM1, ठीक है ना। तो इससे अपन लोग ये अब देखो ये अपना क्या बोलते हैं, अपना सेल एडिशन मॉलिक्यूल हो गया। तो अब देखो अगर चिपक चिपक के इससे जो अपने लिपिड मॉलिक्यूल से अंदर आने लग जाएंगे, तो सिंपल कहते हैं इंक्रीज परमिएबिलिटी टू एंडोथीलियम, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, और परमिएबिलिटी बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा एंडोथीलियम, ज़्यादा से ज़्यादा लिपोप्रोटीन आपके एंडोथीलियम के अंदर आ जाएंगे, सिंपल। तो और धीरे धीरे आके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वही बता रहे हैं यहाँ पे। चालू यहाँ की है इटियोलॉजी के कारण अपन लोग ने इसमें डैमेज कराया,
डैमेज कराने की वजह से फिर इसमें एक्सप्रेशन बढ़ा किस चीज़ का, एक्टिवेटेड एंडोथेलियम में वी कैम का एक्सप्रेशन बढ़ा, वी कैम ने फिर आसपास की चीज़ों को खींचना चालू कर दिया, मतलब क्या लिपिड को अपने पास आने लग गए। तो इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ एंडोथेलियम, तो लिपोप्रोटीन अंदर आने लग गया किसमें, इंटीमा में, और वहाँ जाके इकट्ठा हो गया। सिंपल। यहाँ पास अगर डिस्कनेक्ट हुए होंगे तो ये समझ लो वी कैम था ना, इसका अपना इसका काम क्या था, चिपकाना, तो ये चिपकाने लग गया। तो चिपकाने के कारण क्या, बेसिकली सब्सटेंस ज़्यादा अंदर आने लग गया, तो ज़्यादा अलाउ कर रहा है अपने सब्सटेंस को, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इंक्रीज परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी इंक्रीज हुआ, लिपोप्रोटीन अंदर आया और फिर एक्यूमुलेट हो गया इंटीमा के अंदर। सिंपल। दूसरा स्टेप क्या था, अब देखो अपने यहाँ डैमेज हो चुका है और वहाँ पे पूरा एकदम लिपोप्रोटीन इकट्ठा हो गया, तो अब बॉडी रिस्पॉन्स तो करेगी ना, डैमेज हो रहा है तो देखो क्या होता है वहाँ पे, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स यहाँ पे क्रॉस करते हैं अभी देखो ये तो अपना बैरियर टूट गया था, तो वही बैरियर को क्रॉस करते हैं कौन, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स दो, एक मोनोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो अपन लोग मोनोसाइट पे पहले प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो उसने क्रॉस किया, क्रॉस के एंडोथेलियल बॉर्डर तो कहाँ पे नीचे आ जाएगा, सब एंडोथेलियल स्पेस में आ गया। अब सब एंडोथेलियल स्पेस में अपना जो ये है क्या, बेसिकली मोनोसाइट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफेज में, ठीक है। मैक्रोफेज में कन्वर्ट हुआ और मैक्रोफेज फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। जैसे कि यहाँ पे अपना एंडोथेलियम किस में कन्वर्ट हो रहा था, एक्टिवेटेड एंडोथेलियम में। सिमिलरली यहाँ पे मैक्रोफेज किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज में। अब देखो ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज दिख रहा है, आसपास पहले से लिपोप्रोटीन तो घुस गया था इंक्रीज परमेबिलिटी के कारण। अब देखो मैक्रोफेज ने क्या किया, एक फ्री रेडिकल्स बनाए, छोटे छोटे फ्री रेडिकल्स बनाए जो कि ऑक्सीजन फ्री थे, तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाए। अब देखो ये इन्होंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया एलडीएल को, ऑक्सीडाइज एलडीएल में कन्वर्ट कर दिया। तो एलडीएल में ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ऑक्सीडाइज एलडीएल हो गया, और वो ऑक्सीडाइज एलडीएल जब मैक्रोफेज जो अपना एक्टिवेटेड मैक्रोफेज खाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोम सेल्स में। तो ये देखो यही, तो डायग्राम से समझो। अपने यहाँ पे अपन लोग का एपिथेलियल बैरियर को पहले अपना इम्यून सेल्स क्रॉस करेगा, जैसे कि मोनोसाइट को क्रॉस कराए अंदर पहुँच गया, सब एंडोथेलियम के नीचे वाली स्पेस को क्या बोलेंगे, सब एंडोथेलियल स्पेस। तो सब एंडोथेलियल स्पेस में इकट्ठा हो गया, और वहाँ पे वो पहले मोनोसाइट था, मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो गया, मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। एक्टिवेटेड मैक्रोफेज ने आसपास वो निकाला फिर रेडिकल्स, जिसकी वजह से ये कुछ तो एलडीएल ही रह गया, कुछ इसमें कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज एलडीएल में, और ऑक्सीडाइज एलडीएल को फिर अपने मैक्रोफेज ने खाया। तो जैसे ही मैक्रोफेज ने खाया तो उसको अपन लोग क्या बोलने लग गया, फोम सेल। सिंपल। तो ये दूसरा स्टेप हुआ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है अपना, स्मूथ मसल का माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन। तो देखो यहाँ पे अपन लोग ने फोम सेल्स बना दिए हैं। अब क्या होता है, नीचे देखो 3 लेयर होता है ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंसिया। तो मीडिया वाले में क्या होता है, मसल का लेयर होता है। तो देखो यहाँ पे फोम सेल बन चुका है, अब उसके नीचे वाले एरिया में क्या है, मसल है। तो इस मसल को अब देखो बेसिकली फोम सेल जो है ना, ये बेसिकली फोम सेल है क्या, मैक्रोफेज है। और मैक्रोफेज क्या होता है, इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है ना। तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स हुए, तो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो सब्सटेंस निकालेंगे उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो इन्होंने क्या निकाला, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। कौन से, देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बनाए ताकि ट्यूमर दिख सके। तो TGF अल्फा, और ये अपन लोग PDGF मतलब प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर को बोल रहे हैं। सिंपल। तो ये अपना PDGF बना, दो चीज़ बना, एक तो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर और एक प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों बना। अब इसने क्या किया, स्मूथ मसल्स को बोला अपना कि ऊपर साइड आ जाओ, तो स्टिमुलेट स्मूथ मसल फॉर माइग्रेट किया ऊपर स्मूथ मसल, कहाँ से कहाँ, ट्यूनिका मीडिया से कहाँ चला गया, सब एंडोथेलियल स्पेस में जहाँ पे फोम आया था, फोम सेल्स इकट्ठा हुआ था, तो वहाँ पे पहुँच गया। अब वहाँ पे जब वो पहुँच गया, स्मूथ मसल सेल रीच सब एंडोथेलियल स्पेस, और वहाँ पे जाके प्रोलिफरेट करने लग जाएगा, अपना नंबर बढ़ाने लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखो नंबर बढ़ा लिया तो अब उसको खाना पीना खाना होगा, तो आसपास का जो लिपिड है उसको खाने लग जाएगा। तो स्मूथ मसल इंजेस्ट लिपिड, सिंपल, समझ में आया ना। तो इसी को अपन लोग छोटा सा प्लाक बोलेंगे, जो कि यहाँ पे स्मूथ मसल ने भी खा लिया, फोम ने भी खा लिया, मतलब मैक्रोफेज ने खा लिया। तो देखो अब ये अपना ये कौन सा स्टेप हो गया, स्मूथ मसल का माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन हो किन की वजह से रहा है, जो अपना फोम सेल है वो बेसिकली एक इन्फ्लामेटरी सेल्स है, तो उसमें जो मीडिएटर्स निकलेंगे उसको बोलेंगे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, दो टाइप के, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फा और PDGF। इन्होंने क्या स्टिमुलेट किया, इसका माइग्रेशन और फिर वहाँ पे प्रोलिफरेशन कराया, फिर उन लोग बोलेंगे अब तो खाना दो, तो इसी को खा लेंगे, तो वही इंजेस्ट लिपिड। और चौथा स्टेप है अपना क्या, माइग्रेशन ऑफ प्लाक, ठीक है ना। तो जो अपने स्मूथ मसल है जो खा चुका है, अब वो कोलेजन भी सिंथेसिस कर रहे हैं, तो आसपास क्या होगा, फैटी तो उसके अंदर था ही, और फाइब्रस भी आसपास डिपॉजिट होने लगेगा। तो मैच्योर फाइब्रो फैटी एथेरोमा मतलब क्या, प्लाक को ही बोल रहे हैं, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में बन रहा है। सिंपल। तो ये अपना हुआ। अंत में अपन लोग क्या बना रहे थे, फाइब्रोफैटी प्लाक बना रहे थे ना। तो फैटी तो अपन लोग ने कैसे किया फैटी का रास्ता, पहले एंडोथेलियम इंजरी हुआ, इंजरी होने के कारण क्या हुआ, उसको उसके अंदर एक्सप्रेशन हुआ, किस चीज़ का एक्टिवेट हो गया, तो उसके अंदर एक्सप्रेशन हुआ वी कैम का, ठीक है ना। कैम ने क्या किया, परमेबिलिटी बढ़ाई, अंदर फैट आ गया, फिर उसके रिस्पॉन्स में अपना मैक्रोफेज आ गया, मैक्रोफेज आया, फैट को खाया, क्या बनाया अपना बेसिकली फोम सेल्स, ठीक है ना।
फिर अपना धीरे धीरे मीडिएटर्स निकाला तो नीचे से स्मूथ मसल भी आए, उन्होंने भी खाया, तो यहाँ पे फोम सेल्स भी हैं, स्मूथ मसल सेल ने भी खा लिया, तो ये एक एरिया बन गया जहाँ पे ये क्या है, बेसिकली फैटी है। अभी इसने कोलेजन फाइबर बनाया तो ये क्या हो गया, फाइब्रोफैटी, सिंपल। तो ये अपना हो गया फाइब्रोफैटी प्लाक बनने के कारण, सिंपल। तो ये अपना हुआ इसका पैथोजेनेसिस। अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं, जैसे कि ग्रॉसली ये कैसे दिखता होगा। डायग्राम पे ध्यान दोगे ना, मेरे नोट्स में अगर तुम 6-7 डायग्राम को याद कर लोगे ना तो याद हो जाएगा, पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो अपना हम लोग का अफेक्टेड एरिया आर्टरीज में ये डायग्राम को याद कर लोगे तो हो जाएगा। इटियोलॉजी में इस बुढ़े को याद कर लो और इन दो शब्द को याद कर लो, इनटेक गलत चीज़ का और बीमारी का। सिमिलरली पैथोजेनेसिस में इस डायग्राम को देखते जाओगे ना तो डायग्राम अगर याद हो गया तो अपना काम हो जाएगा। जैसे इसमें मीडिएटर्स का नाम भी इनसे ही याद हो जाएगा। फिर अपन लोग देखते हैं ग्रॉस, तो ग्रॉस में भी यही डायग्राम से देखो, ऊपर एक फाइब्रोफैटी है ना, तो फाइबर का जो कैप बन रहा है इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्रे। देखो एक जगह ग्रे है, फिर वाइट है, ग्रे ब्लू बना दिया चलो, तो इसलिए वाइट को दिखाने के लिए, तो ग्रे वाइट फाइब्रस कैप है, ठीक है। और अंदर क्या होगा, फाइब्रस वाला पार्ट ऊपर हो गया तो फैटी नीचे, तो सेंटर कोल ऑफ येलो वाइट अपना लिपिड मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी देखेंगे ना, ये ग्रॉसली दिख रहा है ऊपर ऊपर से, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे होंगे तो उसके अंदर 3 लेयर पाया जाता है। सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, ऊपर से दिख रहा है तो सुपरफिशियल एरिया, या फिर जो ल्यूमेन के पास है ल्यूमिनल एरिया। फिर उसके नीचे सेल्स पाए जाएंगे, क्योंकि वो जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है स्मूथ मसल सेल्स, और सबसे नीचे फिर अपने बचे कुछ लिपिड होंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो उसको अपन बोलेंगे डीपर सॉफ्ट कोर, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर क्या होगा, सुपरफिशियल, सबसे अंदर क्या होगा, डीपर, और बीच में सेल्स वाला एरिया। तो सुपरफिशियल एरिया में क्या पाया जा रहा है, एक तो ये अपना ठीक है फाइब्रोफैटी प्लाक था, स्मूथ मसल और कोलेजन जो ये है, ये बेसिकली मैंने स्मूथ मसल पिंक से बनाया, उसके नीचे अपना कोलेजन बना दिया गया, सिंपल। सेलुलर एरिया में वही जो सेल्स आए थे वहाँ पे, जैसे कि टी लिम्फोसाइट, तो ठीक है। फोमी मैक्रोफेज किससे बनेगा, मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनता था, मैक्रोफेज खा पी के फोमी मैक्रोफेज बन जाता था, तो फोमी मैक्रोफेजेस, स्मूथ मसल और टी लिम्फोसाइट, सिंपल। और नीचे के एरिया को अपन लोग बोलेंगे डीपर सॉफ्ट कोर, क्योंकि वहाँ पे पूरा फैट ही प्रेजेंट होगा, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा, लिपिड फिल्ड फोम सेल्स, फिब्रिन। इसको याद करना है तो ठीक है, नहीं तो नाम तो एटलीस्ट याद ही कर लो कि डीपर सॉफ्ट कोर, इसमें बेसिकली फैट मटेरियल पड़ा प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड पे। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड और इंटर सेलुलर लिपिड ही मैं समझाऊंगा, आगे जाके समझाऊंगा, दो टाइप होते हैं, चलो ठीक है। तो ये समझ में आया, माइक्रोस्कोपी में 3 लेयर था, सबसे ऊपर वाले को बोलेंगे सुपरफिशियल, सबसे नीचे वाले को बोलेंगे डीपर सॉफ्ट कोर, और बीच वाले को बोलेंगे सेलुलर एरिया। तो सेलुलर एरिया में तो जितने सेल्स अभी तक पढ़ के आए उनको नाम लिख देना, सुपरफिशियल एरिया में सिर्फ स्मूथ मसल का ऐसे डायग्राम से याद कर लो, और उसके नीचे कोलेजन वो बनाता है तो कोलेजन, और नीचे डी सॉफ्ट कोर में एटलीस्ट इतना याद कर सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल तो होगा, तो कोलेस्ट्रॉल का क्लेफ्ट आ गया, सिंपल। अब देखो स्टेजेस देखते हैं पहले इसका क्या, ये डिफरेंसेस अपन लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अब देखते हैं कि कितने स्टेजेस में डेवलप होता है एथेरोमेटस प्ले। तो ये सब अब मिसलिनियस टॉपिक है, अपने जो मेन पॉइंट्स थे इतने में खत्म हो जाएगा। मान लो 10 नंबर का पेपर आया ना, तो इतना लिख दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ये मिसलिनियस पढ़ रहे हैं अपन लोग कि अगर क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में ऐसा आया कि स्टेजेस बताओ, कॉम्प्लिकेशन बताओ, या फिर डिफरेंस बताओ, तो उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथेरोमेटस प्लेग में क्या क्या होता है। पहले तो वहाँ पे छोटा सा फोम सेल का गुच्छा है, छोटा थोड़े 1-2 ठो है, तो उसको बोलेंगे फैटी डॉट, ठीक है ना। डॉट है अभी बस एक ही फॉर्म सेल है, आइसोलेटेड फॉर्म सेल। जब उनका गुच्छा बन जाएगा तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, फैटी स्ट्रीक। अब उसके आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड बढ़ गया। देखो मैंने क्या बोला, 2 टाइप के लिपिड होते हैं। एक लिपिड जो सेल के अंदर पाए जाएंगे, मतलब क्या, जैसे फोम सेल थे ना, फोम सेल क्या कर रहा था, लिपिड को अपने अंदर ले रहा था। मैक्रोफेज जब लिपिड को अपने अंदर ले लेता था तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, फोम सेल्स में। तो इस टाइप के लिपिड को अपन लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर लिपिड। जबकि जब देखो ये यहाँ वाला, ये देखो ये वाला जो लिपिड है ये सेल के अंदर है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर लिपिड। जबकि ये वाले सेल्स के बाहर है, जिसको अपन लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड। 2 टाइप के लिपिड होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो इस स्टेज में क्या हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड पूल, इंटरमीडिएट स्टेज में। पहला तो डॉट पाया गया, फिर डॉट का गुच्छा हो गया, स्ट्रीक हो गया तो फैटी स्ट्रीक हो गया, फिर उसके आसपास एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड बन गया तो उसको इंटरमीडिएट बोले। फिर देखो उसका एकदम डेंस मटेरियल बन गया तो उसको अपन लोग बोलेंगे एथेरोमा, कोर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड। फिर फाइब्रस टिश्यू डिपॉइट हो गया कोलेजन फाइबर, उसको अपन लोग बोलेंगे फाइब्रो एथेरोमा। और जब वो रप्चर हो जाता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन वाला स्टेज है ये, टाइप 6, ठीक है ना। 3 स्टेजेस है, पहले डॉट लाओ, फिर स्ट्रीक लाओ, फिर आसपास फ्लूइड भर दो, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड का भर दो, उसको इंटरमीडिएट स्टेज बोलेंगे। फिर एथेरोमा मतलब क्या, उसका एकदम डेंस हो गया, कोर बन गया उसका। फिर फाइब्रो एथेरोमा में क्या हो गया, बेसिकली फाइबर डिपोजिशन हो गया उसके आसपास, और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन, सिंपल। तो ये अपना स्टेजेस है। अब अपन लोग कॉम्प्लिकेशन याद करने के लिए ना क्या याद कर लो, हैप्पी कट। इसलिए मैंने ये बनाया है कि इसको खुशी खुशी काट लिया अपने आप को। मतलब क्या, हैप्पी कट से, एच से मतलब क्या, हीमरेज, ए से मतलब क्या, एनोरिज्म का फॉर्मेशन होना, पीपी मतलब क्या, प्रोग्रेसिव प्लाक ग्रोथ, और कट
कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। नाम भी याद याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो देखो हैप्पी कट, एस से मतलब क्या है, हीमरेज, जो भी ब्लड वेसल से याद आ रहा है वो लिखते जाओ। हीमरेज तो याद है ना ब्लड वेसल से, ब्लड से रिलेटेड। एन्यूरिज्म भी आज पढ़ा के आया हूँ, ये प्लाक बन रहा था तो प्रोग्रेसिव प्लाक ग्रोथ। सी से अपना याद नहीं रहता तो इसको याद कर लो बस, कैल्सिफिकेशन। यू से अल्सरेशन तो ब्लड वेसल में होता ही है, और थ्रोम्बस मतलब प्लेटलेट, ब्लड वेसल को ठीक करने के लिए थ्रोम्बस बनता है, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सिंपल। तो देखो हीमरेज क्या हो रहा है बेसिकली, जो भी ट्यूनिका एडवेंसी अपना रप्चर हो रहा है ना, उसके रप्चर होने से, मतलब देखो ये मान लो ब्लड वेसल है, ट्यूनिका इंटीमा को तो खराब कर ही रहा था, मीडिया से तो मसल ले ही रहा था, अब धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेट होकर यहाँ तक भी पहुँच गया एडवेंसिया में, तो ये रप्चर कर दिया, तो यहाँ का ब्लड बाहर निकलने लग जाएगा, तो वही रप्चर ऑफ ट्यूनिका एडवेंसिया के कारण हो रहा है। तो अपना प्लैक इधर उधर फैल जाएगा वही हीमरेज के अंदर। एन्यूरिज्म क्यों हो रहा है, अब देखो एथेरोस्क्लेरोसिस डिपोजिशन हो रहा है, ये अपन लोग पढ़े के भी आए थे कि टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनेसिस में पढ़ के आए थे। तो अगर एथेरोस्क्लेरोटिक डिपोजिशन हो रहा है तो वेसल की वॉल वीक होगी, और वीक होगी तो फैल जाएगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब ये देखो मान लो ये मोटी सी मसल है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक डिपोजिशन होने के कारण ये पतली हो गई, तो अपना यहाँ प्रेशर पड़ने के कारण ये डायलेट होने लग जाएगी, तो इसी को एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो एन्यूरिज्म का फॉर्मेशन। और देखो अगर ये ब्लड वेसल धीरे धीरे नैरो करने लग गया, देखो ये अपना ब्लड वेसल था, यहाँ पे प्लाक है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे नैरो हो जाएगा ना ब्लड वेसल को, उसी को बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव प्लाक का ग्रोथ हो जाना। फिर कैल्सिफिकेशन है, वो जो प्लाक है वो कैल्सीफाइड हो जाएगा तो उसको कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। अल्सरेशन क्या, अंदर के टिश्यू को डैमेज कर रहा होगा तो अल्सरेशन। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या, देखो जैसे मान लो ये प्लाक है, ठीक है ना, ये प्लाक है, यहाँ पे अपना डैमेज कर रहा है वो, ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में अपना प्लेटलेट आया, तो प्लेटलेट का एक ग्रुप यहाँ पे गुच्छा बनाया, उसको अपन लोग बोलेंगे थ्रोम्बस। अभी थ्रोम्बस जब टूट के बाहर निकलेगा तो उसको अपन लोग बोलेंगे एम्बोलाई, और वो एम्बोलाई कहीं कहीं जाके ब्लॉकेज कर देगा तो ब्लड सप्लाई को रोक रहा होगा, सिंपल, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर 6 चीज़ें याद करना है। हैप्पी कट, एच फॉर हीमरेज, ए फॉर एन्यूरिज्म, पी फॉर प्लाक का प्रोग्रेसिव ग्रोथ, और अपना सी से हो गया क्या, कैल्सिफिकेशन, यू से अल्सरेशन, और टी से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, सिंपल। अब अपन देखते हैं डिफरेंसेस, ये अपना शॉर्ट नोट्स के हिसाब से है कि दो चीज़ होता है बच्चों में। जो ऐसा देखो अपना बेसिकली जो ब्लड वेसल था ना, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है उसी से मतलब कोलेस्ट्रॉल में फाइब्रोफैटी एथेरोमा जो डिपोजिट हो रहा है, तो उसी के कारण ये सब अपन लोग एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ रहे हैं ना। तो अगर वो बच्चों के अंदर पाया जा रहा है ना तो उसको अपन लोग बोलेंगे फैटी स्ट्रीक, वो बुढ़ों में पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे एथेरोमा, ठीक है ना। तो देखो फैटी स्ट्रीक क्या होता है, बच्चों में पाया जाता है less than 1 ईयर की एज में, जबकि इसमें बूढ़ों में पाया जाता है। तो अंतर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनमें फोम सेल का क्वांटिटी कम होता है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड ज़्यादा होता है आसपास से, जबकि इसमें क्या होता है, फोम सेल से ज़्यादा होते हैं, सेल्स खुद ही खाए हुए रहते हैं, बाहर लिपिड कम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बाहर लिपिड कम होता है तो ग्रॉस अपीयरेंस कैसा, इसका पतला चपटा चपटा रहता है, क्योंकि बाहर तो लिपिड कम है, इसलिए छोटे छोटे डायमीटर के बनते हैं, less than 1 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, और फ्लैट लीजन्स होते हैं। जबकि ये इसमें बाहर लिपिड ज़्यादा घुमा हुआ है इसलिए इसका डायमीटर बड़ा होता है, 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसलिए देखो इसमें छोटा सा है तो ये ज़्यादा वेसल को डैमेज भी नहीं करता, इसलिए इसका क्लिनिकल इंप्लीकेशन कुछ नहीं होता। जबकि इसमें तो दिक्कत करेगा ना, और अभी पढ़ के ही आए हैं कि एन्यूरिज्म कर रहा है, इन्फॉक्शन कर रहा है, ये सब डाल दो, ये सब जो है ना इसको इसके अंदर डाल सकते हो आप लोग क्लिनिकल इम्प्लीकेशन में। और वेस्कुलेचर इन्वॉल्व दोनों का सेम है, लार्ज और मीडियम साइज आर्टरी, वही इन आर्टरीज का नाम लिख सकते हो, सिंपल। तो नेट नेट ये देख लो कि फैटी स्ट्रिक बच्चों में हो रहा है, ये बड़ों में हो रहा है एथेरोमा, और इसमें फोम सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें कम है, और ज़्यादा होने के कारण ये इसका साइज़ भी बड़ा है, इसका साइज़ कम है, सिंपल। चलो ठीक है।